नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाजार में आपने एक ठीक ठाक सा बाउंस बैक देखा है। बाउंस बैक में निफ्टी ने कहीं 25,200 के लेवल को क्रॉस करके क्लोज करने में सफलता पाई है। कहीं ना कहीं मार्केट में एक बाउंस बैक जो आ रहा है वो ग्लोबल खबरों के नाते आ रहा है। कल भी मैंने चर्चा करी थी कि जैसे जैसे करके अब ट्रेड डील आती जाएंगी, चूंकि आज सुबह के समय जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया के साथ अमेरिका की ट्रेड डील फाइनलाइज हुई और वो पूरे के पूरे मार्केट में उसने बूस्ट किया है कि अब भारत के साथ भी ट्रेड डील जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। और एक मेन कारण जो आज की बाजारों में तेजी का था वो यही था, क्योंकि कल के वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस कर रहा था कि मार्केट साइडवेज जो गई है उसका बहुत बड़ा कारण है कि ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। लेकिन कल ही फाइनेंस सेक्रेटरी अमेरिका के उन्होंने ये बात कही थी कि लगातार इस पूरे हफ्ते में कई सारी ट्रेड डील आती हुई दिखाई पड़ेंगी। और उसके बाद आज बाजारों में ट्रेड डील की अनाउंसमेंट सुबह ही मिल गई थी और उसके नाते मार्केट ने तेजी दिखाई है। बाजार खुलने से पहले ही ट्रेड डील की खबर को, यद्यपि टीवी पर ये खबर नहीं थी आज दिन के दौरान, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं थी, यद्यपि मैंने शाम दिन के दौरान यानी बाजार खुलने से पहले ही हमने अपने चैनल के ऊपर, यानी जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर मैंने डाल दिया था और पूरी जानकारी भी मैंने उस ट्रेड डील की डाल दी थी। और उसके बाद बाजारों में थोड़ा मूवमेंट था, ऊपर के साइड हम खुले भी थे 70-80 पॉइंट और उसके बाद दिन के दौरान फॉलो अप मिला है मार्केट को और बाजार जो है 25,200 के ऊपर क्लोज कर पाने में सफल रही है। अक्रॉस द बोर्ड आज तेजी आपने देखी है, बहुत सारे स्टॉक्स में आज तेजी रही है। यद्यपि मिड कैप में उतनी तेजी नहीं थी जितनी की तेजी आपके मेन स्ट्रीम मार्केट यानी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में थी, क्योंकि जो ट्रेड डील्स हुई हैं अभी जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ बाकी देशों की हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के साथ डील की भी खबरें आने लगी हैं कि जल्दी से जल्दी वो डील फाइनलाइज होती हुई दिखाई पड़ेगी। साथ में अगर आप देखिए तो भारत चाइना संबंध, भारत रूस संबंध के ऊपर भी बातें उठ रही हैं, वहां पर भी चीजें थोड़ी बेहतर होती दिख रही हैं। और चूंकि ज्यादातर चीजें ग्लोबल हैं तो पहले जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा आपको देखने को मिलता है और वही हुआ है। जो भी ऑटो में, फाइनेंस में, बैंक्स में, इनमें थोड़ी सी तेजी आज जरूर देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन तकरीबन बराबर रहा है, तकरीबन 12,500-1300 स्टॉक घटे हैं, वहीं 12,500-1300 स्टॉक ही बढ़े भी हैं। तो मेन स्ट्रीम मार्केट थोड़ा साइडवेज जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं बाजारों में एक रैली अच्छी दिखी, इंडेक्स लेवल पर रैली दिखी और उसके नाते आप आने वाले वक्त में फॉलोअप देख पाएंगे। तो जो मैंने कल बात कही थी कि मार्केट में जो शांति है वो तूफान के पहले की है, वो दिखती है कि बाजार शांत थे या शांत होते चले गए थे और अब वहां से एक अच्छी रिकवरी करके 150 पॉइंट 200 पॉइंट आप जो है ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन अगर भारत और चीन के संबंध बेहतर होते हैं, 5 साल के बाद पहली बार भारत और चीन, यद्यपि इन 5 सालों में कुछ बना बिगड़ा नहीं, जो हमारा डिस्प्यूट था गोलान घाटी को लेकर के वो वहीं पर है, उसमें थोड़ा बहुत हमारे लिए नुकसानदेह ही खबरें आई हैं जो कुछ आती रही हैं। लेकिन जो हमने ट्रेड टॉक, बेसिकली हमने उनके साथ क्या रोका था, हमने उनके साथ बिजनेस नहीं रोका था। चाइना और भारत का बिजनेस चल रहा था और वो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो भारत नहीं आ सकते थे और भारत से जो डायरेक्ट फ्लाइट थी वो हमने रोक दी थी। राउंड ट्रिप होकर के आप भारत से चाइना जा सकते थे, वहां पर भी कोई रोक नहीं थी, लेकिन अब वो फाइनलाइज हो रहा है। भारत जो है आ सकते हैं चाइनीज टूरिस्ट जो भारत में आना चाहेंगे, उससे थोड़ा ट्रेड और बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। भारतीय लोग भी चाइना जा सकते थे, उस पर कोई रोक नहीं थी, भारत की साइड से भी रोक नहीं थी, बस डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी और वो अब डायरेक्ट फ्लाइट हो जाएगी। लेकिन संबंध थोड़े सुधरते दिखते हैं और चाइना से रिलेटेड बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो केमिकल्स स्टॉक्स हैं, वहां पर आपने एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर देखा है। पारादीप जैसे स्टॉक जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी ज्यादा बढ़े हैं, करीब 150 से स्टॉक 200 की रेंज में पहुंचा है, तो ऐसे स्टॉक्स या बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। यहाँ पर कल भी मैंने एक वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि जो SML इजलू करके कंपनी है जिसने अच्छा रिजल्ट दिया, कल 10% ऊपर था। आज दिन के दौरान हाइपर वोलेटिलिटी उसमें जरूर थी, सुबह 5% वो ऊपर खुला था और उसके बाद फिर दिन के दौरान वो नीचे गया, करीब करीब 1% की तेजी उसमें बची थी और वहां से फिर वापस से पूरा का पूरा वो स्टॉक रिकवर हुआ और 10% की अपर सर्किट पर बंद हुआ। तो मार्केट में खबरों के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं अगर आप सही डेटा एनालिसिस करते हैं। कल के वीडियो में मैंने डिटेल उसके बारे में बताया था, आज वापस से उसमें रैली मिली है। पारादीप इसी टाइप की कंपनियां हैं, कई बार मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है, बट अल्टीमेटली आज उसने बड़ा ब्रेकआउट करते हुए दिखाई पड़ा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर ये दोनों स्टॉक्स अब काफी बढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है आपको देखने को मिल सकती है किसी न किसी दिन पर, तो वो एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो बाई ऑन डिप वाली बात अलग है, बट फिलहाल थोड़ा ये बढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर मैंने परसों नरसों के एक वीडियो में, जहाँ पर मैंने FII डेटा के साथ काफी चीजें समझाने की
कोशिश करी थी। एक स्टॉक हमने वहाँ डिस्कस किया था GVTND का। GVTND आज पिछले 2 दिनों के अंदर अगर हम बात करें तो धीमी ही गति से मगर वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहा है। परसों के आसपास उसका भाव 2420-30 के रेंज में हमने ये डिस्कस किया था। आज वो 2500 के ऊपर निकलता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक वाइज कुछ मोमेंटम दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट में ठीक ठाक से स्टॉक्स नहीं हैं, बट इसको जो उसकी स्कैनिंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा ही उसको डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ रही है और तभी जा करके आप उसका रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। अन्यथा मार्केट जो साइडवेज तो है ही है, लेकिन हाँ उसमें बाउंस बैक मिल रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल की चर्चा हम अभी करेंगे, लेकिन वापस से अगर थोड़ा सा और जियोपॉलिटिक्स को समझा जाए तो शाम को डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। अभी विद इन 5 मिनट वीडियो बनाते वक्त ही जस्ट स्टार्ट में ही वो मेरे पास नोटिफिकेशन आया। एक बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि अगर दुनिया के देश जो भी ट्रेड डील उनके साथ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर वो और अपने मार्केट को ओपन कर देंगे तो अमेरिका उनके ऊपर जीरो टैरिफ की पॉलिसी पर भी जा सकता है। आपको यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि इसके पहले कभी भी पिछले 4 महीनों के दौरान जीरो टैरिफ की बात अमेरिका ने नहीं करी है। उन्होंने हमेशा जो कहा है मिनिमम टैरिफ, और मिनिमम टैरिफ जो है उनका 10% का चाइना के साथ, 15% जापान के साथ उन्होंने ट्रेड डील करी है। यद्यपि ये जो ट्रेड डील्स हैं ये अभी भी चल रही हैं, इनकी वार्तालाप अभी भी चल रही है। 27 से लेकर के 1 अगस्त तक जो है वापस से अब चाइना और अमेरिका के बीच में बात होगी। जो जापान के साथ जो बात है वो भी फाइनलाइज नहीं हुई है, वो बात आगे जारी रहेगी। और अब ये जो बात कही गई है तो ये पॉसिबिलिटी है, मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव ढंग से ले सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बार 4 महीने में ये बात कही गई है कि अमेरिका जो है जीरो ट्रेड मतलब यूं कहिए जीरो टैरिफ की तरफ जा सकता है। तो 15% 10% का जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो घट के जीरो पे जा सकता है। शुरुआत याद करिए 3 महीना पहले, जब उस दिन बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेड वॉर की तरह स्थिति थी। 4 अप्रैल को 140% चाइना के ऊपर टैरिफ किया गया, 200% किया गया, और मतलब वो वहां से और अब धीरे धीरे करके हम 10% और जीरो टैरिफ की तरफ बढ़े हैं। इस पूरे समय में अमेरिका धीरे धीरे करके वो समझ पाया है कि सिर्फ उसके हिसाब से ही शायद दुनिया की ट्रेड डील्स नहीं होंगी। दुनिया इतना ज्यादा उत्साहित नहीं है अमेरिका में अपने माल को बेचने को, और अमेरिका अपनी महंगाई को शायद एक लिमिट से ज्यादा रोक नहीं पाएगा अगर दुनिया भर के देशों के माल वहां पर नहीं जाएंगे। तो शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही, यद्यपि वो हर समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रहते हैं क्योंकि बहुत सारा प्रेस उनके साथ ट्रेवल करता है, तो उन्होंने जो बात कही उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जेरोम पावेल जानबूझ करके जो है रेट कट नहीं कर रहे हैं, और अगर रेट कट कर देंगे तो दुनिया भर के बाजारों के लिए बेहतर रहेगा। बात सही है, रेट कट अगर होगा तो बाजारों के लिए सही रहेगा, लेकिन कल भी पावेल ने यही कहा था कि अभी भी रेट कट करने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है। तो हो सकता है ये तनातनी थोड़ी और बनी रहे उनके यहाँ पर, जिसका इंपैक्ट बाजारों में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी और बेहतर होती दिख रही हैं पिछले 24 घंटों में। भारत और जो यूके है उनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका था, सैद्धांतिक रूप से वो एग्रीमेंट हो गया था, उसका अनाउंसमेंट दोनों देशों की तरफ से हो चुका था। अब कल उस पर ऑफिशियली दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष साइन करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे, राष्ट्राध्यक्ष नहीं जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री वहां पर होंगे, और वहां पर यूके के भी प्रधानमंत्री जो है उस पर साइन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो फाइनली ऑफिशियली अब ये जो है हमारा ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ हो जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसका बेनिफिट कुछ हद तक भारत को मिलेगा। बहुत सारी जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं उनके लिए बेनिफिशियल ये खबर रही थी उस समय, क्योंकि वो तो सारी बाजारों को बातें पता हैं तो वो फैक्टर इन हो चुकी हैं, बट कई नए कॉम्बिनेशंस अब खड़े होते दिख रहे हैं। तो भारत चाइना, भारत रूस, अमेरिका के अलग अलग देशों के साथ सौहार्द की स्थिति आती, उनकी जो ट्रेड टॉक है उसमें थोड़ा आराम की अवस्था आना, यानी वो बहुत ज़्यादा जिस ढंग से मारकाट की स्थिति में थे वो नहीं करना, और कहीं ना कहीं सेटल डाउन करता हुआ दुनिया भर का जो है ट्रेड वॉर दिखाई पड़ता है। और इसका एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है कि स्टॉक मार्केट इन सब चीज़ों पर अब धीरे धीरे ही लेकिन रिएक्शंस दे सकते हैं, और ये सारे चीज़ें जाहिर सी बात है पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव ही रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। गति स्लो हो सकती है क्योंकि ये मोमेंटम खबरें नहीं है कि एकाएक आप 500 पॉइंट ऊपर जाएंगे, नहीं। जैसे आज आप 200 पॉइंट करीब ऊपर गए, 150 पॉइंट ऊपर गए, फिर साइडवेज हो जाएं,
फिर थोड़ा ऊपर जाएं, फिर आपके ट्रेड डील की खबर आ जाए अगले 2-3 दिनों के अंदर, फिर आप और थोड़ा ऊपर चले जाएं। तो ऐसी मोमेंट आपको मिलेगी जिसमें आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। लेकिन जो डर का माहौल था आज से 1.5 महीना पहले भी और बहुत समय तक, तो वो माहौल नहीं है अब बाजारों में हिम्मत दिखाने की जरूरत है। मैं लगातार, अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में, बहुत बार मैंने डिटेल करी है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू ला करके बहुत बार पी को समझाया है, वर्ल्ड पी, इंडियन पी, बहुत सारी चीजें, फंडामेंटल, टेक्निकल, सभी तरीकों से मैं आपके सामने बात रखने की कोशिश करता रहा हूं कि बाजारों को लेकर के बहुत दुविधा दिखती नहीं है और बाजारों में अब धीमी गति से ही सही ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख रही है। 25,216 के आसपास, 19 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। 25,200 आपको पहले भी पता है, चूंकि ये भाव आपको रटे होने चाहिए अगर आप रेगुलर देख सकते हैं। तो 25,250 एक रेजिस्टेंस है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कल ये रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में ब्रेक हो, क्योंकि यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ओवरनाइट जो पोजीशंस बन रही हैं पिछले 2 दिनों में, वो बुलिश सेगमेंट पर बन रही हैं। मार्केट अपने डेज हाई पे क्लोज किया है, बैंक निफ्टी ने भी अपने डेज हाई पे क्लोज किया है। तो उम्मीद ये रहती है कि जब आप डेज हाई पे क्लोज करते हैं तो जनरली आप गैप अप करते हैं, तो उम्मीद आप गैप अप की कर सकते हैं। 250 के ऊपर की ओपनिंग आप देख सकते हैं, 25,250 के ऊपर आप मोस्ट लाइकली ओपन हो जाएं। अगर ओपन हो जाते हैं तो जो बाजारों का कल के लिए या अगले 2 दिन के जो टारगेट्स होंगे वो 25,500 की रेंज होगी, जिसमें 25,350 प्रिसाइस लेवल आप बात करिए तो 25,369 वो नंबर आता है, जहां पर आपको थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल सकता है। तो इस बीच में यानी 250 के ऊपर अगर आप खुलते हैं तो 25,370 के आसपास आपको थोड़ी सी रुकावट मिल सकती है और उसके बाद फिर 25,400 450 की रेंज आपको ऊपर जाती दिखेगी, जहां पर जो मेन रेजिस्टेंस आएगा वो 25,500 आएगा, जो कि कल शायद ना हो, परसों नरसों में वो लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वहां पर आप पहुंचने के बाद तब आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि अब लेवल्स क्या किधर क्रिएट होते दिखेंगे। वहीं पर गिरावट की साइड की अगर रेंज की हम बात कर रहे हैं, कोई ट्रेड देने की मैं चेष्टा नहीं कर रहा हूं, नीचे की साइड में अगर आप बात कीजिए तो बाजारों के लिए अब 25,000 एक बड़ा सपोर्ट बनेगा। जो मेजर सपोर्ट है हमारा 24,800 850, वो जोन हमने कल टच किया था, वहां से रिकवर किया था। अब हम अब अपने अपर बैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर 25,000 के ऊपर हमने क्लोज कर पाए हैं, तो 25,000 हमारा जो है एक बड़ा सपोर्ट बनेगा। तो अगर हम कल के लिए रेंज की बात करें तो नीचे की साइड में 25,000 25,150 इवन आप लेके चल सकते हैं और ऊपर के साइड में करीब आप यूं कहिए 25,370 की रेंज, 400 की रेंज हो सकती है। इसमें मेरा बायसनेस होगा थोड़ा बुलिश साइड पर, थोड़ा टिल्ड ऊपर की साइड मुझे दिखता है, क्योंकि गैप अप की उम्मीद हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट अपने डेज हाई पे गई है। मिड कैप स्टॉक्स में रिकवरी आनी चाहिए मोस्ट लाइकली, क्योंकि मेजर इंडेक्स आज बढ़े हैं तो अब मिड कैप का नंबर है। वैसे भी जब संसद का सत्र चलता है तो जनरली मार्केट बहुत ज़्यादा खराब नहीं होते हैं, ये बात मैंने पिछली 2-3 वीडियो में आपको बताई है। सोमवार से संसद सत्र शुरू हो चुका है, तो चूंकि संसद के समय में बहुत सारे बिल, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती हैं, स्कीम्स आती हैं, बहुत सारी उम्मीद आती है कि फलाना बिल आ जाएगा, इससे फलाना सेक्टर को फायदा हो जाएगा। तो इस टाइप की चूंकि बातें होती रहती हैं तो बाजार जनरली इनके ऊपर पॉजिटिव बिहेव करते दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल ये चीज स्थिर रही है। लेकिन अब गोल्ड पर एक बात जरूर चर्चा करनी बनती है, क्योंकि गोल्ड तीसरी बार पिछले कुछ समय के दौरान अब 1 लाख के आसपास ट्रेड करने लगा है। गोल्ड में अगर ब्रेकआउट होता है, गोल्ड के ब्रेकआउट में आपको कई चीजें दिखती हैं। बहुत लोगों को लगता है कि गोल्ड अगर बढ़ रहा है तो दुनिया भर में एक स्टॉक मार्केट घट जाएगा। ऐसा इस बार नहीं, और पिछले साल 2 साल से ऐसा स्थिति नहीं है कि गोल्ड में गिरावट के बाद बाजारों में गिरावट हो, क्योंकि गोल्ड के बढ़ने का जो कारण है वो बिल्कुल डिफरेंट है और स्टॉक मार्केट के जो बढ़ने का कारण है वो डिफरेंट है। गोल्ड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया भर की एक्सचेंजेस उसको खरीद रही हैं, जो सेंट्रल बैंक हैं उनको खरीद रहे हैं। लोगों की खरीद से गोल्ड के प्राइसेज नहीं बढ़े हैं, सेंट्रल बैंक्स की खरीद से बढ़ते हैं, और वो हो रहा है। जैसे जैसे करके आगे वक्त जाएगा तो डॉलर और गोल्ड दोनों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है। शायद जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वहां पर भी गोल्ड बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज आने लगी हैं, डॉलर बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज आने लगी हैं। ये जो 2 टाइप की क्रिप्टो करेंसीज अब बाजारों में आ रही हैं, गोल्ड, जो डॉलर बेस और गोल्ड बेस, इन दोनों के लिए भी चेस्ट बनाया जा रहा है और उसने भी डिमांड क्रिएट करी है। अब ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जो लोगों को उसकी मूवमेंट से प्रॉब्लम होती है, जो अलग अलग चीजें हैं,
जो लोगों को ट्रस्ट नहीं आता तो वो इससे वो ट्रस्ट आएगा। दूसरा, एक्सचेंजेस खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, तो ये खरीद जो है इतनी जल्दी रुकती नहीं लगती है और उम्मीद आप रख सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेज धीमी ही गति से सही मगर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो वापस से हम लोग 1 लाख के ऊपर गोल्ड पे आ गए हैं, हो सकता है हमको ब्रेकआउट मिलने लग जाए गोल्ड के प्राइसेज में, तो वो एक आप चांसेस देख सकते हैं। बट गोल्ड यहाँ से ठीक ही लग रहा है, ओवरऑल ठीक लगता हुआ गोल्ड आपको दिखाई पड़ता है। सेंट्रल बैंक की खरीद के नाते गोल्ड बेहतर दिखता है। मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है गोल्ड को लेकर के, जाहिर सी बात है मैं सिर्फ खबर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर तीसरी बार वो अटेम्प्ट कर रहा है और सेंट्रल बैंक्स की जो खरीद है उसके नाते गोल्ड ऊपर जा सकता है। अनसर्टेनिटी है, अगर भारत, चाइना, रूस ये सारे देश थोड़ा सा भी सही ब्रिक के साथ फोकस करने की कोशिश करेंगे या थोड़ा सा एक अपना ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जो कि ब्रिक राष्ट्र के रूप में भी हो सकता है और BIC के रूप में भी हो सकता है, तो अगर ये कुछ ऐसा होता है तो फिर उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके नाते क्या होगा। मैंने BIC बोला, RIC, तो RIC के माध्यम से भी हो सकता है जहां रूस, इंडिया और चाइना का एक गठबंधन होता हुआ दिखता है। तो यहां पर करेंसीज में इंटरचेंज की बात कर चल रही है, आपस में ट्रेड की बात हो सकती है। यद्यपि ये सब कुछ होगा तो ट्रंप वहां पर आकर के हमला जरूर कर देंगे, लेकिन फिर भी अभी जो है वो है कि इस पर कुछ ये लोग निगोशिएट कर रहे हैं और अगर ऐसा कुछ निगोशिएशन होगा तो फिर गोल्ड प्राइसेज और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सारे देश गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि जो है डॉलर के बेस पर अपनी करेंसीज को ये मजबूत बना सकें। तो गोल्ड की बाइंग के बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कारण हैं रेदर देन कुछ और। तो इस बार वापस से, लेकिन अगर आप भारत में हैं और गोल्ड प्राइसेस को देख रहे हैं तो वो $1 लाख रुपए के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर डॉलर टर्म में भी गोल्ड के बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज हैं जिन्होंने बड़े लेवल्स निकाल के दिए हैं। खैर, तो ये भी जियोपॉलिटिक्स का ही पार्ट है, मगर गोल्ड के प्राइस के बढ़ने से जिन लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट घट जाएगा तो वो बात सही नहीं है। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि कल किसी ने कमेंट में ये बात कही थी, तो मैंने उसको सैद्धांतिक रूप से जो मुझे चार्टिकली समझ में आता है, जो बिजनेस के हिसाब से समझ में आता है, वो बात आपके सामने रखी है कि गोल्ड के प्राइसेज को इस समय बाजारों के विपरीत मान के चलना ठीक नहीं लगता है। ओवरऑल ये आपका व्यू जो है इस समय पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स में आपको मौके मिलेंगे अगर आप सही से चार्टिंग कर रहे हैं। बहुत लोग चार्ट के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। मुद्दा ये है कि चार्ट के ऊपर आप जो क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा चार्ट का देखने का तरीका तो आपको नहीं पता है। अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई करी हो तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि आपका चार्ट देखने का तरीका, यूट्यूब पे वो लोगों का चार्ट देखने का तरीका जो 5 मिनट के चार्ट देखते हैं, मिनट के चार्ट देखते हैं, या फिर वो बड़े ही चार्ट क्यों ना देखते हो, सबके देखने के तरीके डिफरेंट होते हैं। अब मैं ये कैसे बता सकता हूं कि मेरे चार्ट के देखने के तरीके और आप में क्या डिफरेंस है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से चार्ट को देख रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चार्ट आप सही ही तरीके से देख रहे हो या सभी लोग का एक ही देखने का तरीका है। जैसे मैं जनरली वॉल्यूम नहीं देखता, RSI नहीं देखता या बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं देखता, कोर चार्टिंग पर फोकस करता हूँ। तो बहुत सारे लोग वॉल्यूम, OI, RI, आप यूँ कहिए RSI, स्टॉकेटिक्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, मैं नहीं करता हूं। तो सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं देखने के, तो उसके हिसाब से आपका काम बनता है। लेकिन हाँ, अगर आप चार्टिंग कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर चार्टिंग कीजिए और जो चार्टिंग करिए कि हाँ उससे आपको कुछ हल मिले। कोई कुछ भी अगर आप यूट्यूब पे खोज के चार्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप चार्टिंग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कचरा है जिसके नाते आपको चार्टिंग ठीक से तो आ ही नहीं पाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो लोग चार्टिंग की बातें भी करते हैं यूट्यूब पे, वो भी चार्ट शायद सही से नहीं जानते हैं, या फिर जानते भी हैं तो उसमें इतने छोटे पैरामीटर्स वो यूज करते हैं कि जनरली उसमें आपके एसएल्स जाएंगे या फिर वो बहुत सही ढंग से काम नहीं करता दिखता है। क्योंकि चार्ट भी इवॉल्व होता है। आज से 5 साल पहले जिस टाइप की चार्टिंग होती थी, आज जिस टाइप की चार्टिंग होती है वो बदल चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स की जरूरत होती है और बाकी पुराने इंडिकेटर्स खराब हो चुके होते हैं तो उनको कूड़े की तरह फेंक देने की जरूरत होती है। डिफरेंट पैटर्न्स उभरते हैं, डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट नेचर्स उभरते हैं, तो उनके हिसाब से चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप चार्टिंग कर रहे हैं तो इन सब चीजों पर फोकस जरूर कीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।